हाँ जी मित्रों, हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? हाउ इज एवरीवन डूइंग? सुबह हो गई मामू, मामू, अरे मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, फाइनल के बच्चे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मित्रों। सारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से मुझे बता दीजिए, क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब रेडी हैं टू बिगिन विद टुडेज क्लास? सुनील, कृष्णा, पांड्या, ओ भाई साहब, भूपेंद्र, मानव, नितिन, वेरी वेरी गुड। वेलकम है जी आप सबका टू दिस सीए फाइनल ऑडिट बैच। स्वागत करेंगे आप सबका एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से। बिफोर आई बिगिन विद दिस बैच, आई वुड लव टू नो अबाउट यू। सारे बच्चे फटाफट मुझे बता दो, आप कहां कहां से हो? फ्रॉम वेयर आर ऑल ऑफ यू? आप इंडिया के कौन से पार्ट से? फटाफट मुझे अपनी जो सिटी है, शहर है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग आदित्य, आर्यन, औसम, जयपुर, कमलानगर दिल्ली, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, राजस्थान, पीरमा चुल्ला, हनुमानगढ़, उल्लासनगर, मुंबई, ओके, जमशेदपुर, यूपी, लखनऊ, वृंदावन, रायपुर, बहरमपुर, पूर्व वाले सारे आ गए, अहमदाबाद, रायपुर, छत्तीसगढ़, रतलाम। आई एम नॉट एबल टू सेंड मैसेजेस, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? आप सिटी का नाम बताएं। श्री गंगानगर, अलवर, खन्ना और पुणे। पुणे, वाह। नमिता थापड़, एक्सपर्टीज। अहमदाबाद, मुंबई, क्या बात है सर। चुरू, रतनगढ़, वेरी गुड, मुंबई। सो आई थिंक मैंने सारे शहर ले लिए मोटा मोटी। ग्वालियर भाई साहब, इतने भाई, आराम आराम से। ऋषिकेश, कोलकाता, बेंगलुरु, लुधियाना, संबलपुर, क्या बात है, जामनगर, गोरखपुर यूपी, राजकोट, असम, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। अरे क्या बात कर रहे हो, नोएडा पास में ही हो तुम तो मेरे, पास में ही हो तुम तो मेरे, वेरी गुड। आस्था कह रही है सर मुझे बाकियों के मैसेज नहीं दिख रहे, तो तुमको मैं तो दिख रहा हूं ना, तुमको यहां फोकस करना है, बाकियों के मैसेज का क्या करोगी तुम जान के, ठीक है? अपने पे फोकस करो और इधर फोकस करो। राजकोट, कर्नाटका, गुरुग्राम, वडोदरा, रांची, असम, गांधीधाम, क्या बात है सर, पटना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा, फरीदाबाद, असम, गुरुग्राम। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट मुझे बताओ भाई, आपने सिटीज तो बता दी, और अब एक काम और करेंगे। सर क्या करोगे? मैंने कहा एक बार ये भी बता दो ना, एक बार ये भी बता दो ना, ये आई से ना एक वर्ड होता है, हाँ, इंटर। इंटर में भी ऑडिट पढ़ा था? हाँ सर, इंटर में भी ऑडिट पढ़ा था। एक बार इंटर ऑडिट के नंबर भी जरा बता दो ना। कब तक ये जो बातें हम ये छुपाते फिरेंगे? एक बार ये बात भी पता चल जाए तो मुझे लगता है कंफर्ट आ जाएगा। कश्मीर से हो तुम, रोहिणी, दिल्ली, क्या बात है सर। ऑसम, हिसार, जल्दी से सारे बच्चे बताओ फटाफट, इंटर ऑडिट में आपके कितने नंबर थे? मैं नोएडा से हूं, ठीक है, मैं नोएडा से हूं। 43, 62, बताओ 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 बताओ, मजा आएगा। 58, 66, क्या बात है, 46, 55, 46, 48, 48, आहा, 49, 61, 56, 44, ऑसम, 47, 42, 56, 64, 62, क्या बात है सर, 60, 50, 40, 65, 60। सो मोटा माटी एज आई कैन सी मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो 40s और 50s की लाइन में है। 70 मार्क्स, अरे बाप रे, इतने नंबर कहां से लेके आए तुम? किताब साथ लेके बैठे थे क्या? बड़ी मुश्किल से सर 40 आए, वेरी गुड, 40 आए तो तुम यहां आए। 40, 61, 51, 44, 45, 40। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैंने इसलिए पूछी कि कल को तुमको ऐसा ना लगे मैं अकेला ही हूं 40-50 वाला। कल को तुमको ऐसा ना लगे मैं अकेला ही हूं 40-50 वाला। बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है जो 40s 50s में बैठी है, और एक बच्चा कहता है 80 है, क्या बात है सर। 80 वाले भी चैट कर कहां से रहे हैं?
जहां से तुमने ये चीज लिख के भेजी कि चैट कर कहां से रहे, वहीं से तुमको चैट करनी है नालायक। उसके बाद 51, 52, 47, 47, वेरी वेरी गुड। तो मैं आपको बोलता हूं भाई, इंटर में कुछ भी हो, इंटर में कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको इससे कहीं ना कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर सीए फाइनल। हाँ सर, ये अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी ही अच्छी बात कही आपने कि सीए फाइनल ऑडिट में कितने नंबर लाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, वो मैटर करेगा। तो अब सारे बच्चे मुझे बताओ, यहां तुम्हारा टारगेट क्या है? क्या तुम जो इंटर की कसर बाकी रह गई उसको पूरा करना चाहोगे? फटाफट बताओ, व्हाट इज योर टारगेट नाउ फॉर योर सीए फाइनल? और थोड़ा ढंग का टारगेट बोलना, सामने बैठा बंदा 2 बार एग्जामिशन लेके आया है, बता दो जल्दी से। 63 इंटर वाले या फाइनल का टारगेट ही 63 रखा है? 60 प्लस, वेरी वेरी गुड। कई बच्चे आते ही 100 लिखने लगते हैं, यहां थोड़े बच्चे रियलिस्टिक हैं कि सर 60 प्लस ले आएंगे तो खुश हो जाएंगे। 70 प्लस एग्जेम्पशन, वेरी गुड। नितिन कहता है सर 70 प्लस, ऋषिका 60 प्लस, 75, 70, 90 प्लस। इधर आओ, इधर आओ तुम। तुम्हारे दिमाग में जा रहा है जो तुम लिख रहे हो? हाँ सर जा रहा है। देखो आ भी सकते हैं, हाँ वैसे आजकल मैनिफेस्टेशन का जमाना चल रहा है, जो मैनिफेस्ट करो असली में वही हो जाता है। 60 प्लस, 65, 62, 70, 70 प्लस, 80 प्लस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, टारगेट हमेशा ऊंचे रखा करो, टारगेट हमेशा ऊंचे रखा करो। मेरा ये मानना है कम से कम आप 70 प्लस का टारगेट तो लेके चल ही सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टिंग, बहुत ही कंफर्टेबल टारगेट है, एंड ट्रस्ट मी अचीव भी हो जाएगा अगर आपने शांतिपूर्वक प्रेम तरीके से मेहनत कर ली। यस और नो? यस सर, कम से कम इतना टारगेट मुझे लगता है सबको लेके चलना चाहिए। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, अब हम शुरू करते हैं। वो होता है ना, एक पहले ना एक ऐड आती थी सनफीस्ट की, चलो चलते हैं सनफीस्ट की दुनिया में, वो बड़ी ही प्यारी दुनिया होती थी, बड़ा ही मजा आता था। अब हम चल रहे हैं ऑडिट की दुनिया में। सर ये ऑडिट की दुनिया कैसे दिखती है, आओ मेरे साथ देखो जरा। लेट से एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड। ओ सर, क्या हमको ये सब बातें अभी लिखनी है? जो आपको लिखना होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? अभी आप बस चीजों को सुनते चलो, समझते चलो, प्रेम पूर्वक उसके मजे उठाते चलो, ठीक है सर? रिलायंस लिमिटेड क्या है सर? ये एक कंपनी है, ठीक है सर? अब मेरे जैसे कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, अब मेरे जैसे कई सारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में क्या लगा रखा है सर? इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। मैंने अपनी बहुमूल्य स्टाइपेंड वाली कमाई इस कंपनी में लगा रखी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। अब इस कंपनी का काम क्या है कि ये मेरे पैसे को यूज करे, ये मेरे पैसे को यूज करे और इससे प्रॉफिट्स जनरेट करे। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये हर साल मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देती है, ये हर साल मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देती है। एक बनाती है बैलेंस शीट, एक बनाती है पीएनएल। जो बैलेंस शीट है उससे मुझे पता चलता है कंपनी में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। जो ये पीएनएल बनाती है सर, उससे क्या पता चलता है कि इस बार कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या कंपनी को कितना लॉस हुआ। समझ गए सर? अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसको दिए जाते हैं? ये शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और बोलते हैं देखो, और बोलते हैं देखो कि आपने जो कंपनी में पैसा लगाया उसका हमने क्या किया। अब सर शेयर होल्डर्स जो हैं, मुझे सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, क्या शेयर होल्डर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास कर सकते हैं? क्या शेयर होल्डर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास कर सकते हैं? द आंसर इज नो। मैंने कहा नो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो उसमें हेराफेरी कर सकती है, उसमें वो चीजें ऊपर नीचे कर सकती है, कहीं ना कहीं झूठ झूठ चीजें भी तो दिखा सकती है। तो विश्वास कैसे करे? तो सर विश्वास कैसे करे? मैंने कहा तभी जन्म होता है, तभी जन्म होता है एक बंदे का जिसका नाम है, आज तो तुम इसकी पूरी छवि देख के जाओ, आज तो तुम इसकी पूरी छवि देख के जाओ। सर मोटे मोटे चश्मे वाला कौन? मैंने कहा ये है हमारा ऑडिटर। ओ, छोटी सी नाक, प्यारी सी हंसी, छोटे छोटे बाल इसके एकदम स्पाइक्स कट वाला, मोटा सा पेट, 3 बटन वाली टी शर्ट, हाथ इसके एकदम पेंगुइन जैसे, ये है हमारा ऑडिटर। अब सर जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परखेगा, ये बैठ के क्या करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परखेगा, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परखेगा उसके बाद ये क्या करेगा, शेयर होल्डर्स को अपना ओपिनियन देगा। अब सारे बच्चे बताओ,
क्या ये जो ऑडिटर है ये मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए? क्या ये जो ऑडिटर है ये मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए? भूपेंद्र कह रहा है आपके जैसा दिख रहा है, नालायक। इधर फोकस करो, आपके जैसा दिख रहा है का क्या मतलब है? एम आई दैट फैट? नो सर, आप उतने मोटे तो नहीं लग रहे। अब इधर देखो तुम नालायक, ये जो ऑडिटर है क्या ये मैनेजमेंट से मिला होना चाहिए? नहीं। क्या ये जो ऑडिटर है ये शेयर होल्डर होना चाहिए कंपनी का? मुझे बताओ, क्या ये जो ऑडिटर है ये शेयर होल्डर होना चाहिए? नहीं सर। अगर ऑडिटर शेयर होल्डर होगा तो ये बताओ क्या ये कंपनी के प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहेगा ताकि शेयर प्राइस बढ़ जाए? हाँ सर, ये ऐसा चाहेगा। तो मैं कहता हूं जो ऑडिटर है इसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये जो ऑडिटर है इसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सर हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। हो हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी ना तो मैनेजमेंट से कोई लेना देना, ना शेयर होल्डर से कोई लेना देना, ये अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। इसलिए हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। और इसका काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। अब सब बच्चों के मन में सवाल, इधर देखते जाओ, तुम्हारे सारे डाउट्स में लेता जाऊंगा। सर क्वेश्चन आया हमारे मन में, हाउ टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। कैसे हम एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल लेता हूं, तुमको सब समझ आएगा। जब आपने इंटर के एग्जाम दिए, हाँ सर हमने इंटर के एग्जाम दिए, तो आपका जो ऑडिट का पेपर था वो कैसे चेक हुआ? हाउ वॉज योर ऑडिट पेपर चेक्ड? सर बड़ा सिंपल था। हमने जो ऑडिट का पेपर लिखा वो थोड़ा ऐसा दिखता था, ऐसे 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 करके हमने अपना ऑडिट का पेपर लिख दिया। वेरी गुड। अब जो सामने वाला चेकर था उसके पास एक चीज और पड़ी थी बगल में, उसको कहते हैं मार्किंग स्कीम। उसमें भी लिखा था ऐसे 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 करके एक मार्किंग स्कीम पड़ी थी। ठीक है सर। अब एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया, हमारे ऑडिट पेपर को इस मार्किंग स्कीम से कंपेयर किया। उसने हमारे ऑडिट पेपर को मार्किंग स्कीम से कंपेयर किया और इवैल्यूएशन हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। ऐसे ही ऑडिटर करता है। ऑडिट भी बड़ी सिंपल चीज है। ऑडिट में क्या होता है सर? ऑडिट में बड़ी गेम सिंपल है। इसमें ऑडिट का पेपर नहीं होगा, इसमें होंगे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओ, यानी जो एंटिटी की बैलेंस शीट है, जो एंटिटी का पीएनएल है, जो एंटिटी का कैश फ्लो है, जो एंटिटी के नोट्स टू अकाउंट्स हैं जिसको आप प्यार से डिस्क्लोजर बोलते हो, ये सारी चीजें ऑडिटर के हाथ में पड़ी होती है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब इसको कंपेयर किससे करते हैं? सर इसको कंपेयर करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम से। हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल किसके हिसाब से होने चाहिए? सर शेड्यूल 3 के हिसाब से। ओ, जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी चाहिए? इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इन सब को हम प्रेम पूर्वक तरीके से क्या बोलते थे? बताना जरा। इन सब चीजों को प्रेम पूर्वक तरीके से हम क्या बोलते थे? सर इसी को हम बोलते थे प्यार से FRF। इसी को हम प्यार से क्या बोलते थे? FRF। अच्छा, FRF कोई सा भी उठा लूं या एप्लीकेबल FRF? सर एप्लीकेबल FRF। एप्लीकेबल FRF का क्या मतलब है? देखो, क्या हर एंटिटी पे इंड एस लगता है? नहीं। जिस पे इंड एस लगता है उस पे आप इंड एस उठाओ, जिस पे एएस लगता है उस पे आप एएस उठाओ। तो जो आप पे एप्लीकेबल है ना वो वाला FRF उठाना है। ये नहीं कि मार्केट से कुछ भी उठा के ले गए। मेरा मन कर रहा है इंड एस आता है मुझे तो मैं इंड एस से चेक कर लूं, पागल हो क्या? जो हमारी प्राइवेट एंटिटीज है उन पे तो एएस ही लगता है। तो जैसा आपका FRF है उस हिसाब से आपने चेकिंग करनी है। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर ये तो बात समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ सर, FRF का क्या मतलब होता है? कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये FRF था क्या? FRF का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं प्यार से? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये कुछ नहीं है, ये ऑडिटर की मार्किंग स्कीम है। ये कुछ नहीं है, ये ऑडिटर की मार्किंग स्कीम है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, नॉर्मल भाषा में अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आएगा, नॉर्मल भाषा में अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर हम उसको बोलते हैं गलती।
हम उसको क्या बोलते हैं, गलती। बट ऑडिट में गलती का नाम क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बच्चे चैट बॉक्स में बता दें, मुझे बता दीजिए जल्दी से। अच्छा हुआ मानिक ने पूछ भी लिया सर एफआरएफ की फुल फॉर्म क्या, मैंने पहले ही बता दी मानिक। डोंट वरी बेटा, जल्दी से मुझे बताओ गलती का नाम ऑडिट में क्या हो जाता है। सबने एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से बताया सर गलती का नाम है मिसस्टेटमेंट। गलती का नाम है मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट क्या होती है सर, इट इज अ डिफरेंस। इट इज अ डिफरेंस। मुझे बताओ आपके पेपर में गलती कब होती है सर, जब आपने जो पेपर में लिखा है और जो मार्किंग स्कीम में लिखा है वो क्या है, इट इज डिफरेंट। अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो बोलते हैं ना गलती है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि ऑडिट में गलती कब होगी, जब आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए थे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, उसमें डिफरेंस है। तो मिस स्टेटमेंट क्या होती है सर, मिस स्टेटमेंट ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं। मिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस इन द ए सी पी डी। बोलो मेरे साथ, ए सी पी डी। तुम बोल क्यों नहीं रहे सर, आपको कैसे पता, हम नहीं बोल रहे, मुझे सब पता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। इधर फोकस करो। एसीपीडी का क्या मतलब है सर, ए फॉर अमाउंट, ओ, सी फॉर क्लासिफिकेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन एंड डी फॉर डिस्क्लोजर। सर ये सारी बातें क्या है एक बार बताओ ना। अमाउंट का क्या मतलब है, क्या बैलेंस शीट में ढेर सारी अमाउंट्स आती हैं, आती हैं सर। क्या पीएनएल में ढेर सारी अमाउंट्स आती हैं, आती है सर। तो अगर इन अमाउंट्स में गलती होगी तो वो मिसस्टेटमेंट है। सर ये क्लासिफिकेशन क्या है, बचपन से टीचर एक प्यारा सा एग्जाम्पल देती है, मैं भी वही देता हूं, मुझे सारे बच्चे बताना। एग्जाम्पल बचपन वाला, वेजेस पेड, wages paid for construction of building, wages paid for the construction of building। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये पीएनएल में जाएगा या इसको कैपिटलाइज कर दूं, जैसा बोलोगे वैसा मान लूंगा, बता दो जरा। बचपन का एग्जाम्पल भूल मत जाना रे, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग पीएनएल में जाएगा या कैपिटलाइज कर दूं। सबने एकदम सही कहा सर, पीएनएल कैसी कैसी बातें कर रहे हो, पीएनएल में थोड़ी जाएगा, पीएनएल में थोड़ी जाएगा, ये आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पे किए हैं, इनको कैपिटलाइज करो। तो यानी आपने जो भी चीज करनी है उसको ठीक से क्लासिफाई करना। अब सर ये प्रेजेंटेशन क्या है, अब ये प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन इज बेसिकली योर शेड्यूल 3। जैसा शेड्यूल 3 चाहता है वैसे ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करके चलना है। एंड सर डिस्क्लोजर इज योर नोट्स टू अकाउंट्स, जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स हैं, जिसको आप बोलते हो समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसको आप प्यार से बोलते हो समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। तो सारे बच्चे मुझे बताओ मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है सर, इट इज अ डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है ये 4 चीजों में हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या क्या। ए सी पी डी, से विद मी, ए सी पी डी, एक बार और, ए सी पी डी। ए फॉर अमाउंट, सी फॉर क्लासिफिकेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन एंड डी फॉर डिस्क्लोजर। अब सर ये डिफरेंस किसके बीच में है, मैंने कहा 2 चीजों के बीच में। 2 चीजों के बीच में सर 2 चीजें क्या हैं बताओ, 2 चीजें क्या हैं बताओ। तो 2 चीजें हैं, एसीपीडी दैट हैज बीन रिपोर्टेड, that has been reported in the financial statements, oh, and that was required to be क्या बोल रहे हो सर, that was required to be reported in the financial statement। क्या ये बात समझ आती है, हाँ सर, that was required to be reported in the financial statement as per एप्लीकेबल एफआरएफ। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो डिफरेंस किसके बीच में, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज देयर एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी देयर एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। किन 4 चीजों को लेकर डिफरेंस होता है, अब बता दो मुझे एक बार। ए सी पी डी, बोलो मेरे साथ, ए सी पी डी, अमाउंट,
क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन सबको क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। अजीम जी अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने पे फोकस करें। सारी बातें आपके नोट्स में मैंने लिखवा रखी हैं, अभी आपने कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, समझना है। क्लियर है बॉस? इज द मिसस्टेटमेंट पार्ट क्लियर? यस सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, सर कितने बच्चों ने दबंग देखी है? देखो, अगर तुम मूवी वाले बच्चे हो तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। अब मुझे बताओ कि तुमने दबंग देखी है या नहीं, फटाफट बताओ। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, वही वाली मूवी, जल्दी से बता दो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। देखिए सर, क्या बात है सर। इसमें सोनाक्षी सिन्हा जानते हो? सोनाक्षी सिन्हा करके एक देवी जी हैं। हाँ सर, हाँ वही। तो सोनाक्षी सिन्हा का सर एक फेमस डायलॉग है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि सर थप्पड़ से डर नहीं लगता। ओ हो, थप्पड़ से डर नहीं लगता। तो मैंने कहा किससे लगता है? कहती है प्यार से लगता है। क्या कहती है? प्यार से लगता है। ओ, तो सर एक बात बताओ, जो हमारा ऑडिटर है, इसको क्या मिस स्टेटमेंट से डर लगता है क्या? इसको क्या मिस स्टेटमेंट से डर लगता है या किसी और चीज से? फटाफट बता दो, डज द ऑडिटर, हाँ करेक्ट, कमिटमेंट वाला डायलॉग वांटेड का है। इनको ये नहीं पता कौन सी चीज कौन से स्टैंडर्ड की है, बट इनको ये पता है सर आपने जो अभी कमिटमेंट वाला डायलॉग मारा ना सलमान खान का, वो वांटेड का है। नालायक, इधर फोकस करो। मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। ओ हो, क्या उच्च विचार है सर आपके, क्या उच्च विचार है। अब सवाल उठता है, ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? तो बचपन से आपके अकाउंट्स के टीचर ने आपको ये बात पढ़ाई, AS1 में मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी मटीरियल? ये बात आप अपने आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए भी पढ़ के गए होगे। मुझे बताओ मटीरियल क्या होता है? सर मटीरियल वो चीज है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मटीरियल वो चीज है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है, यानी अ मिस स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। ध्यान से समझना, मिस स्टेटमेंट इज, ये चीज आप लिख सकते हो, मिस स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। मैंने कहा when do you think it can be considered to be material? Misstatement is considered to be material when it can influence, जब ये कहीं ना कहीं क्या कर सकती है? इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैंने कहा किसको? इकोनॉमिक डिसीजंस। सर ये डिसीजंस किसके हैं? ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने बस इतनी सी बात समझनी है, जब भी हम ऑडिट में बात करेंगे तो हमें मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। और AS1 ने हमें सिखाया है कि मटीरियल वो चीज है that can influence the economic decision of the user of financial statement। इकोनॉमिक डिसीजन का क्या मतलब है? जहां भी उसका पैसा इन्वॉल्व होगा, हम उस चीज को कहीं ना कहीं मटेरियल मान लेंगे। अब सर ये मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, हम मटेरियलिटी के साथ कैसे खेलते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। कब? ऐसे 320 में। सो दिस विल बी कवर्ड इन डिटेल। कहीं ना कहीं हम इन चीजों को डिटेल में कहां कवर करेंगे? ऐसे 320। जल्दी से बता दीजिए, क्या ये 320 मटेरियलिटी वाली बेसिक बात आप सबको क्लियर है क्या? बता दो जल्दी से, टेल मी इन द चैट बॉक्स। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? फील से चलेंगे,
एकदम फील से चलेंगे, फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले सीखा ऑडिट, फिर सीखा मिसस्टेटमेंट, फिर सीखा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मेरी आप सबसे एक प्यारी सी सवाल, प्यारी सी क्या होता है सर, प्यारा सा सवाल, मेरा आप सबसे प्यारा सा सवाल। सारे बच्चे क्वेश्चन देखना आपके बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। सर क्या क्वेश्चन है? ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा, ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा, क्या वो गारंटी देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? बताओ जल्दी से। कैन द ऑडिटर गिव गारंटी? क्या एक ऑडिटर गारंटी देगा? क्या एक ऑडिटर एब्सोल्यूट, सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट सुन के खुश मत हो जाया करो। क्या एक ऑडिटर गारंटी देगा, क्या वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? बता दो जल्दी से। सबने कहा सर कोई गारंटी नहीं है, हमने तो रीजनेबल अश्योरेंस सुन रखा है, हमने तो रीजनेबल अश्योरेंस सुन रखा है, कोई गारंटी नहीं होती। तुम तो बड़े ही पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम तो बड़े ही पढ़े लिखे बच्चे हो, बिल्कुल सही कहा सर। एज अ ऑडिटर हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते, एज अ ऑडिटर हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते। सो द राइट आंसर इज नो। ऑडिटर कैन गिव ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली सर क्या? रीजनेबल अश्योरेंस। अब सारे बच्चे दिल थाम के बैठना, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपके जीवन में आने वाले हैं, एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहला सवाल, रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है सर वो क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? तो क्या क्या जवाब मैं दे देता हूं फटाफट। इट इज अ हाई, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कहीं ना कहीं कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट हां ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हां सर। दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो भी मैं क्लियर करता हूं। सर ये मिलती कैसे है? ये हमको एज अ ऑडिटर मिलती कैसे है? कोई बच्चा बताना चाहेगा कि रीजनेबल अश्योरेंस मिलती कैसे है? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए। गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, मजा आ जाएगा। हाउ डू यू गेट अ रीजनेबल अश्योरेंस? पहला सवाल मैंने क्लियर कर दिया क्या है, दूसरा सवाल है मिलती कैसे है। सपनों में मिलती है ओ अश्योरेंस, मेरी सपनों में मिलती है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके, ओए होए, ओए होए, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर करके, ओ हो, बाय कंडक्टिंग द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स, सैंपल टेस्टिंग करके, बाय अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर, बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एंड obtaining sufficient and appropriate evidence when the financial statements are free from material misstatement। किसी ने लिखा SAAE यानी sufficient and appropriate evidence। वेरी वेरी गुड। मोटा माटी, मोटा माटी आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हमें ये मिलती है बाय टेकिंग ऑडिट एविडेंस। कहीं ना कहीं जब हम अपना ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हैं उससे मिलती है। और ऐसे ही नहीं है किसी भी एविडेंस से मिल जाएगी, ना 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 ना, वो एविडेंस के अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए सर। क्या? कहीं ना कहीं ये एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, एंड ये एविडेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी आप बस सिंपल सी बात समझो, जब भी आपको भूख लगती है, जब भी आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना खाते हो? हां सर हम खाना खाते हैं। तो खाने की 2 क्वालिटीज क्या होती हैं सर? खाना सफिशिएंट होना चाहिए, पेट भर के खा सके ऐसा सफिशिएंट खाना होना चाहिए, और खाना खाने लायक होना चाहिए। जो खाना है वो कहीं ना कहीं खाने लायक होना चाहिए, यानी टेस्टी भी होना चाहिए। तो सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। रीजनेबल अश्योरेंस को आप प्यार से ये भी कह सकते हो सर ये क्या है?
इसको आप प्यार से बोल सकते हो सर ये ऑडिटर की संतुष्टि है, ये उसके मन की संतुष्टि है, कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है रीजनेबल एश्योरेंस लेके। तो ऐसा मानना दोनों चीजें होनी चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। अब बच्चों के मन में सवाल, सर ये सफिशिएंसी क्या है? मालिक ये सफिशिएंसी क्या है? सफिशिएंसी इज बेसिकली योर क्वांटिटी। जो ऑडिट एविडेंस है उसकी क्वांटिटी काफी होनी चाहिए। अब ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर, क्या क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद अपने मन से मुझे बताना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रोमम ज्यादा है, रोमम का क्या मतलब है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी चांसेस आर देयर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अगर इसके चांसेस ज्यादा हैं तो मुझे बताओ जो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस है वो आप ज्यादा लोगे या कम? एकदम लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बताना। If the chances of material misstatement in the financial statement are high, क्वांटिटी ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? रितिका, अजीम, रिया, वृंदा, पुलकित, दीपा, लाला, शर्मा जी, वेरी वेरी गुड, सबने एकदम सही कहा, क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो। यानी जितनी ज्यादा रोमम उतनी ज्यादा क्वांटिटी। वेरी गुड सर। अब बात करते हैं क्वालिटी की। अगर मैं कहता हूं क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें क्वांटिटी अब ज्यादा चाहिए या कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा? फील समझना टॉपिक की। अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए या कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा? अब बताओ। लेस। सबने कहा सर यहां क्वांटिटी कम कर दो, यहां क्वांटिटी कम कर दो, कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा। तो यह बड़ी ही सिंपल बात थी कि हमें सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस समझना है। अगर रोमम ज्यादा तो क्वांटिटी ज्यादा, अगर क्वालिटी ज्यादा तो कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा। सर ये एप्रोप्रिएटनेस क्या है? ये एप्रोप्रिएटनेस क्या है ये भी बता दो। सो एप्रोप्रिएटनेस, ओहो हो, एप्रोप्रिएटनेस बात करती है क्वालिटी ऑफ एविडेंस की। सर एक बात बताना, ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है, आर और आर। आर और आर ये दोनों नाम आपने इंटर में पढ़ रखे हैं, बट मैं आपको वापस अच्छे से समझाऊंगा। सर ये आर और आर क्या है? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। अब सर रेलिवेंस और रिलायबिलिटी क्या होते हैं? छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तुमको सच में तुम कहोगे सर मजा आ गया। सबसे पहले सर रेलिवेंस समझते हैं। इधर देखो, व्हाट इज द रेलिवेंस? रेलिवेंस को आप ऐसा कह सकते हो, इट इज अ लॉजिकल कनेक्शन। ओ, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते, पहले समझाते हैं। इधर देखो, मान लो मैं टेस्टिंग कर रहा हूं डेटर्स की। सारे बच्चे बताओ डेटर्स क्या होता है? क्या डेटर्स एक अकाउंट बैलेंस है? अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट का आइटम। या डेटर्स एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है? सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? कोई पीएनएल का आइटम। या डेटर्स एक डिस्क्लोजर है? डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या ये बेसिक बातें समझ आती है? हाँ सर। सारे बच्चे मुझे बता दो डेटर्स कौन सी कैटेगरी में डालते हैं हम? सबने एकदम सही जवाब दिया, मालिक डेटर्स इज एन अकाउंट बैलेंस। डेटर्स इज एन अकाउंट बैलेंस। ये ना तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, ना तो ये डिस्क्लोजर है, ये अकाउंट बैलेंस है। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं तो मार्केट में इसकी क्या क्या अजर्शंस हैं? मार्केट में इसकी क्या क्या अजर्शंस हैं? यानी अगर कोई चीज बैलेंस शीट में लिखी है तो क्या क्या चीजें मैं मान सकता हूं? सर आप चार चीजें मान सकते हो, बताओ क्या क्या? ई आर सी वी। क्या क्या होती है, जल्दी से बोलो मेरे साथ। ई आर सी वी। ई का क्या मतलब है, एक एक करके बताओ। जहां देखते हैं किस किस को कितना कितना याद है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे सारे बच्चे।
ई फॉर एलिफेंट, मत बोलना, बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। एग्जिस्टेंस, क्या बात है सर। ई फॉर एग्जिस्टेंस। आर फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या बात है सर। सी का मतलब क्या था, सी का मतलब है कंप्लीटनेस एंड वी का मतलब है वैल्यूएशन, वी का मतलब है वैल्यूएशन। अब सर ये सब क्या क्या चीजें, ध्यान से समझना। क्या मैं बोल दूं अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट है, अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट है तो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रही है। अजर्शन का क्या मतलब होता है सर, अजर्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है। बोलो मेरे साथ, जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या कहना चाहती है। तो सर बताओ मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है। मैनेजमेंट कह रही है अगर कोई एसेट बैलेंस शीट में है तो वो एग्जिस्ट करता है, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। प्लस वो जो एसेट है हमारी उस पे राइट है, वो हमारा एसेट है, हम उसको ओन करते हैं, उस पे हमारी राइट है। प्लस सर कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, हमने कोई भी एसेट छोड़ा नहीं है, हमने कोई भी एसेट छोड़ा नहीं है, सारे एसेट्स को दिखाया है कंप्लीटली, एक एक एसेट को दिखाया है। एंड वैल्यूएशन का क्या मतलब है सर, वैल्यूएशन का मतलब है जिस अमाउंट पे दिखाया है, जिस अमाउंट पे दिखाया है वो सही अमाउंट है। तो ये चार बातें क्या हैं, ये चार बातें हैं जो मैनेजमेंट आपको कहना चाहती है किसी एसेट के थ्रू। क्या ये दिल की बातें समझ आ रही हैं आपको मैनेजमेंट की। हाँ सर, कि एसेट एग्जिस्ट करता है, एसेट पे हमारी राइट है, एसेट कंप्लीट है और एसेट की वैल्यू भी ठीक है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं एज अ ऑडिटर ये सब क्यों जान रहा हूं, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो ये चार चार बातें बता के। मेरे को तो एसेट दिखता था तो मैं एसेट ही समझ लेता था। मैं क्या करूं जान के कि क्या एग्जिस्टेंस है, क्या राइट है, क्या कंप्लीटनेस है, क्या वैल्यूएशन है, इसमें मेरा क्या फायदा। सर फायदा है, फायदा है। जैसी असर्शन वैसे प्रोसीजर, समझना मेरी बात, जैसी असर्शन वैसे प्रोसीजर और जैसे प्रोसीजर वैसा एविडेंस। यानी आपने बस एक फ्लो समझना है सर। क्या, जैसी असर्शन होगी वैसे आप प्रोसीजर करोगे। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखने का टाइम दूंगा ना, तुम फोकस करो ना बाबा। ठीक है, तुम ऐसा मान के चलो तुम्हारी इंटर की रिवीजन क्लास ही चल रही है, वो भी डिटेल में। जैसी असर्शन वैसा क्या होगा सर, वैसे प्रोसीजर होंगे, जैसे प्रोसीजर होंगे वैसा आप एविडेंस इकट्ठा करके चलोगे। एग्जाम्पल दो सर, ध्यान से समझना। अगर मुझे डेटर्स की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, मुझे चेक करना है हमारी डेटर पे राइट है, तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या मैं डेटर से, क्या मैं डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता हूं। हाँ सर, आप डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। मैं डेटर को चिट्ठी लिख सकता हूं कि डेटर डेटर क्या तुम इस एंटिटी को कुछ पैसे ओ करते हो, क्या तुमको इस एंटिटी को पैसे देने हैं। तो वो जो पैसे वाली चीज है मैं एग्जिस्टेंस और राइट से चेक कर सकता हूं। हाँ सर कर सकते हो। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जब मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलेगी, तो आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलेगी। वेरी गुड। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स लगाए ये किस पे लगाए सर, ये उन डेटर्स पे लगाए जो एंटिटी की बैलेंस शीट में आ रहे थे, जो एंटिटी की बैलेंस शीट में आ रहे थे उन्हीं के ऊपर आपने प्रोसीजर लगाए। मैंने कहा वेरी गुड। बट उन डेटर्स का क्या जो एंटिटी से छूट गए, बट उन डेटर्स का क्या जो एंटिटी से छूट गए, उनको कैसे पकड़ोगे। क्या उसके लिए भी जो बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर प्रोसीजर करोगे या कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आप मेरी चीज समझ रहे हो मित्रों, क्या ये सब बातें तुमको समझ आ रही है। इधर देखो, जब मेरा डेटर बैलेंस शीट में आ रहा था तो उसकी तो मैंने कंफर्मेशन मंगा ली, बट मुझे अब कंप्लीटनेस चेक करनी है। मुझे यह चेक करना है कि इन 5 डेटर्स को जो एंटिटी ने दिखाया है इसके अलावा छठा डेटर तो नहीं है, इसके अलावा छठा डेटर तो नहीं है। ये छठा डेटर कैसे चेक करूं, जल्दी से बताइए। हाउ डू यू थिंक आई कैन चेक दिस छठा डेटर।
ये छठा डेटर कहां से लेके आऊं सर? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है, अगर आपको देखना है कि कल को कोई सिक्स्थ डेटर तो नहीं, कल को कोई सिक्स्थ डेटर तो नहीं, तो सिंपल सी बात है 31 मार्च मान लो 2024, इस दिन जो डेटर्स होंगे, इस दिन जो डेटर्स होंगे ये कब पेमेंट कर देंगे सर? इनकी जो रिसीट्स है ना, इनकी जो रिसीट्स हैं, ये रिसीट्स आ जाएंगी आपके बैंक में, यू कैन से इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जनरली अगले 3 महीने में आपके पास रिसीट्स आती है। तो क्या मैं जो एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ओ बैंक स्टेटमेंट बताओ कौन से महीने के? अप्रैल, मई, जुलाई, अप्रैल, मई, जुलाई, यानी 31 मार्च को जो डेटर बन के बैठा है वो कब पैसे दे देगा? जनरली अगले 3 महीने में। तो मैं एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट उठाऊंगा अप्रैल, मई और जुलाई के, और चेक करूंगा जो जो रिसीट्स आई हैं, जो जो रिसीट्स आई हैं, क्या वो किसी डेटर से तो नहीं आई? क्या वो किसी डेटर से तो नहीं आई जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था? क्या वो किसी डेटर से तो नहीं आई जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था? यू पीपल आर गेटिंग द फील और नॉट? जैसी असर्शन वैसा प्रोसीजर, उस हिसाब से एविडेंस। बच्चा कह रहा है जून कहां गया? ओ माय गॉड, जून को मेरा बर्थडे आया ना तो मैं जून में बिजी हो गया, सॉरी। कितना गंदा जोक था सर। मैंने आपको कहा जैसी असर्शन वैसा प्रोसीजर, उस हिसाब से एविडेंस इकट्ठा। क्या ये बेसिक सी बात समझ आ रही है आपको? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी। हाँ हाँ ठीक है ना, जून जून लिख रहे हो नलायक, इधर फोकस करो। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? वेरी गुड। अब सर बात करते हैं वैल्यूएशन की। एक डेटर को वैल्यू कैसे किया जाता है बताना जरा। एथे देखो, एथे मजा आएगा। एक डेटर को वैल्यू कैसे किया जाता है सर? डेटर की वैल्यू ली जाती है, उसमें से माइनस किया जाता है प्रोविजन। ओ यानी क्या मैं बोल दूं, जब भी वैल्यूएशन की टेस्टिंग होगी, जब भी वैल्यूएशन की टेस्टिंग होगी, मेरा फोकस किस पे जाएगा सर? आपका फोकस प्रोविजन की टेस्टिंग पे जाएगा। जब भी वैल्यूएशन की टेस्टिंग होगी आपका फोकस किस पे होगा? प्रोविजन पे होगा। सारे बच्चे मुझे बताओ, अब ये जो प्रोविजन की टेस्टिंग है ये कैसे करूं? अब ये जो प्रोविजन की टेस्टिंग है ये कैसे करूं? हाउ कैन आई टेस्ट द प्रोविजन? स्केड्यूल 3 पढ़ के आए हो एफआर में? हाँ सर। वो याद है डेटर्स की एजिंग होती है कोई? ये एजिंग क्या होती है सर? ये एजिंग कौन सी होती है? डेटर कितने साल का है? 100 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है? मैंने कहा इतनी मार पड़ेगी ना, मैं बताओ नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुमको। कुछ भी 50 साल का है, 60 साल का है, ये थोड़ी एजिंग होती है। एजिंग का क्या मतलब होता है यार? क्या बच्चे हैं? एजिंग का मतलब होता है कितने टाइम से डेटर ओवर ड्यू है। कितने टाइम से डेटर ओवर ड्यू है सर? ओवर ड्यू मतलब क्या डेटर ओवर ड्यू है फॉर लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ये एजिंग की बात कर रहा था मैं, नलायक। 1 ईयर टू 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर। अब जैसी जैसी इसमें फिगर्स होंगी, ओहो हो, अब जैसी जैसी इसमें फिगर्स होंगी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, इसके हिसाब से आप अपना प्रोविजन बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल जो लेस देन 6 मंथ्स है उस पे आपने 5% प्रोविजन बनाया, जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर है उसमें 10% प्रोविजन बनाया, जो 1 ईयर टू 3 ईयर है उस पे आपने 25% प्रोविजन बनाया, और जो मोर देन 3 ईयर है उस पे आपने 50% प्रोविजन बनाया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोविजनिंग करके चल सकते हो। इस तरीके से आप प्रोविजन की टेस्टिंग कर सकते हो। आर यू पीपल गेटिंग? ये जो असर्शन वाली बात मैं लेके आया, ये क्यों लेके आया? क्या ये बेसिक सी बात समझ आ रही है या नहीं?
क्यों हमने असर्शंस की बात करी? क्योंकि जब तक असर्शन नहीं पता होंगी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर करोगे कैसे? एक थम्स अप दे दो ना यार, इतना प्रेम पूर्वक एक प्यारी सी बात सिखाई है, एक थम्स अप दे दो ना चैट बॉक्स में, मुझे मजा आ जाएगा। सर ये परसेंटेज फिक्स तो नहीं है ना, मेरी मर्जी है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, पूरा ऑडिट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, जैसा शुभम सर चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सर मजा आ गया, दिमाग में घुस गया अब, क्या बात है, ए हे मजे आ गए एकदम बढ़िया वाले, वेरी गुड। पर सवाल पता है तुम्हारा क्या है? अभी भी तुम्हारा सवाल पता है क्या है? सर हमको ना रेलिवेंस समझ में नहीं आया, हमको अभी रेलिवेंस समझ में नहीं आया, आपने अजर्शन बता दिया, अजर्शन के हिसाब से प्रोसीजर बता दिया, एविडेंस बता दिया, बट ये रेलिवेंस क्या है? रेलिवेंस यही है, रेलिवेंस यही है, यानी योर ऑडिट एविडेंस शुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट टू व्हाट? रेलिवेंट टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। जिस असर्शन की आप टेस्टिंग कर रहे हो, जिस असर्शन की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसके लिए एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए। यानी सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ऑडिट एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। यानी अगर मैं वापस अपने एग्जांपल में आऊं, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या एग्जिस्टेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट रेलिवेंट है? नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट है, एग्जिस्टेंस के लिए नहीं। क्या ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ये वैल्यूएशन के लिए रेलिवेंट है? मैंने कहा नहीं, वैल्यूएशन के लिए प्रोविजन टेस्टिंग रेलिवेंट है। यानी जैसी असर्शन उसका रेलिवेंट एविडेंस आप इकट्ठा करोगे, जैसी असर्शन उसका रेलिवेंट एविडेंस आप इकट्ठा करोगे। ये नहीं मार्केट में जो मिला उसको उठा के ले आए और बोला ऑडिट एविडेंस हो गया, ना 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 रे बाबा ना, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जैसी असर्शन होगी वैसा रेलिवेंट एविडेंस आपने इकट्ठा करके चलना है दोस्त। इसीलिए मैंने आपके बहुमूल्य 10 मिनट लिए, क्योंकि क्या होता ना, क्वालिटी क्वालिटी बोलता, रेलिवेंस रेलिवेंस बोलता, तुम्हारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा थोड़ा दिल वाली चीजों की बात करते जो तुमको ऑलरेडी आती है, तो यहां से तुमको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। यस और नो? यस सर। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? मैंने कहा बहुत सिंपल है, क्या आप एविडेंस पे भरोसा कर सकते हो? क्या आप एविडेंस पे भरोसा कर सकते हो? मैंने कहा यह भी डिपेंड करता है ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे इन ऐसे 500। वी विल कवर दिस इन डिटेल इन ऐसे 500। मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है सर, क्या जो मैंने रेलिवेंस का ज्ञान लिखवाया है इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। सर कितने मिनट दोगे? मैंने कहा 2 मिनट दूंगा गिन के, 2 मिनट दूंगा आपको गिन के। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए जी, रेलिवेंस का ज्ञान लिख लो, बाकी बातें आपके नोट्स में मैंने अच्छे से डिटेल में कवर कर रखी हैं। प्लीज राइट इट डाउन।
लास्ट 1 मिनट, प्लीज डू इट फास्ट। वैल्यूएशन पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों नहीं है? अथर्व मुझे एक बात बताओ, अथर्व मुझे एक बात बताना। तुम मेरे डेटर हो, ठीक है, तुम मेरे डेटर हो, चलो ऐसा मान लेते हैं, मैं कंपनी हूं, तुम डेटर हो। ऑडिटर ने डेटर से पूछा कि क्या कंपनी ने आपको सेल्स करी थी? तुमने कहा हाँ कंपनी ने सेल्स तो करी थी। ऑडिटर ने पूछा कितने की सेल्स करी थी जो तुम्हारा बाकी है? तो तुमने बोला 1 लाख रुपए बाकी है, 1 लाख रुपए बाकी है। और ये जो 1 लाख है ना, ये तुम मुझे 3 साल से नहीं दे रहे हो। तुम मेरा 1 लाख रुपए 3 साल से नहीं दे रहे हो, यानी जो चीज तुमको मुझे 3 महीने में देनी थी तुम मुझे 3 साल से नहीं दे रहे हो। तो एक बात बताओ, ऑडिटर ने जब तुमसे पूछा कि क्या तुमको कंपनी को पैसे देने हैं, तो तुमने तो बोला हाँ देने, 1 लाख रुपए देने हैं। तो इससे यही तो पता चला ना कि तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारा जो बैलेंस है 1 लाख रुपए एग्जिस्ट करता है। हाँ सर ये पता चला, प्लस ये भी पता चल गया कि एंटिटी को तुमसे 1 लाख रुपए लेने हैं। बट ये जो वैल्यूएशन की गेम है इसमें तो जजमेंट लगती है ना। जब ऑडिटर देखेगा कि अथर्व 3 साल से पैसे नहीं दे रहा, इसका मतलब पैसे आने वाले भी नहीं है, इसका मतलब पैसे आने वाले भी नहीं है। यानी जब उसको प्रोविजन की टेस्टिंग करनी है तब तो उसको एजिंग एनालिसिस करना ही पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन काफी है वैल्यूएशन निकालने के लिए? नहीं, वैल्यूएशन के लिए आपको ये एजिंग एनालिसिस करना ही करना पड़ेगा। अथर्व क्या तुमको ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ, डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। तो बस दोस्त यही बेसिक बात तुमको समझनी है। जैसी असर्शन ना वैसा तुमको थोड़ा दिमाग लगा के प्रोसीजर करना पड़ता है। और मजे की बात है, जब भी आप किसी ऑडिट फर्म में जाओगे उनकी पूरी गाइडलाइंस होती है कि किस तरह से आपने प्रोसीजर्स करने हैं। अरे सॉरी यार, अब जल्दी से लिखो फटाफट, राइट इट डाउन, लास्ट 30 सेकेंड्स, क्विकली राइट इट। जिस जिसका लिख के हो गया फटाफट मुझे चैट बॉक्स में डन भेजो। वेरी गुड वत्सल, बहुत बढ़िया दोस्त। ऑसम, डन डनाडन डन। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है सर? बेस्ट पार्ट ये है, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे नोटिंग करूंगा इन सब का पीडीएफ आपको आपके गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। तो इवन इफ अगर एक आध चीजें कोई आपसे रह जाती है लिखनी, तो भी आप इसको बाद में टेकअप कर सकते हो। क्या आपको रेलिवेंस क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या रिलायबिलिटी क्लियर है? क्लियर है सर। पढ़ क्या रहे थे? रीजनेबल एश्योरेंस। वेरी वेरी गुड। वापस आओ, वापस आ जाओ ऑडिट की दुनिया में। तो मैंने आपसे पूछा था थोड़ी ही देर पहले सवाल, कैन द ऑडिटर गिव अ गारंटी? क्या एक ऑडिटर गारंटी या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? आपने कहा नहीं सर। हमने कहा नहीं, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मिलती कैसे है? जब आपको मिलता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी। हमको चाहिए भरपूर खाना, खाने का क्या मतलब? खाना कहां से आ गया सर? हमको चाहिए क्वांटिटी अच्छी खासी। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जनरली, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी। बेसिक सी बात है, जब भी लगता है चांसेस ज्यादा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के, तो हम ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, ज्यादा प्रोसीजर करेंगे, ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करेंगे, यानी क्वांटिटी विल बी मोर। अगर लगता है क्वालिटी अच्छी है तो कम क्वांटिटी से भी काम चला लेंगे। तो अकॉर्डिंगली अपनी जजमेंट के हिसाब से हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं। अब जब सवाल आया क्वालिटी का, तो इसमें आज हमने एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी, रेलिवेंस। एंड रेलिवेंस कुछ भी नहीं है, जैसी असर्शन वैसा एविडेंस, जैसी असर्शन वैसा एविडेंस, यानी द एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। तो ये लॉजिकल सी बात भी हमने समझ ली। रिलायबिलिटी मतलब मैं एविडेंस के ऊपर भरोसा कर सकता हूं या नहीं।
एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, चलो आप मुझे बता देना, ठीक है सर। मान लो दो तरीके के एविडेंस हैं, एक जो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिला है, एंड एक आपको इंटरनल सोर्सेज से मिला है। जस्ट गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, कौन सा रिलायबल होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं आपको बस पहला बात बताई कि एक एंटिटी का एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, एक एविडेंस एंटिटी के खुद के इंटरनल सोर्स से आ रहा है। किसको हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं ऑडिट की दुनिया में, बताना जरा। एक्सटर्नल वाले को ज्यादा रेलिवेंट मानेंगे, वेरी वेरी गुड। कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल सोर्सेज वाला एविडेंस है उसको हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं। अब मैंने एक चीज और ऐड कर दी सर, क्या? जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं सर, इंटरनल कंट्रोल्स मतलब एंटिटी के जो प्रोसेसेस हैं, ये एंटिटी के प्रोसेसेस भी बहुत अच्छे हैं, ये एंटिटी के प्रोसेसेस भी बहुत अच्छे हैं, यानी उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी अपना काम तमीज से करते हैं। क्या अब ये भी रिलायबल हो जाएगा, बताना जरा। नाउ विल दिस ऑल्सो बी रिलायबल, यस और नो? स्वाति ने तो ये बात लिखी थी, हाँ, इफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल देन इंटरनल वाला ऑल्सो बिकम्स रिलायबल। सो द राइट आंसर इज यस सर। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ये भी रिलायबल हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं रिलायबल हो जाएगा। तो आई होप रिलायबिलिटी वाली बात भी आपको समझ आ जाती है। अब सारे बच्चे चुपचाप एकदम फिंगर ऑन योर लिप्स फोकस करेंगे बोर्ड पे। मैं एकदम प्यारा वाला टॉपिक अब आपके साथ उठाने वाला हूं सर। यू कैन से दिस इज वन ऑफ द क्लासिक टॉपिक्स ऑफ योर सीए फाइनल ऑडिट। कहीं ना कहीं आईसीआई को भी बहुत ज्यादा पसंद है सर। ये क्या है? मेरा आप सबसे सवाल, रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों? रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों? गारंटी क्यों नहीं देते हो? गारंटी क्यों नहीं देते हो? या फिर मैं बोल देता हूं एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस या गारंटी क्यों नहीं देते हो? रीजनेबल अश्योरेंस से ही मैं काम क्यों चलाऊं? क्या किसी बच्चे को इसका जवाब पता है? बताओ ना जरा। डू यू पीपल नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस और नो? मैंने 3 सवाल अभी तक आपको सिखाए हैं। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, कैसे मिलती है, और अब मेरा सवाल यही क्यों लेनी है, बता दो जल्दी से। आइला 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 सर, ये आइला आइला क्या लिख रहे हैं बच्चे? मैंने कहा आइला का मतलब है, आइला का मतलब है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ओ, अब सर ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग क्या होती है, कैसे होती है? आ जाओ मेरे साथ, मजे से तुमको सब समझाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस टॉपिक इज डन आप खुद बोलोगे सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ही एग्जाम में आना चाहिए। जल्दी से सारे के सारे बच्चे इधर आओ, देखो क्या क्या कहता है। प्यार से हम इसको बोलते हैं, ये हैं मजबूरियां। सर ये क्या है? इनको आप प्यार से बोल सकते हो ये क्या है? मजबूरियां हैं। अब ये जो मजबूरी है सर, ये किस किस की हो सकती है? फोकस करके चलना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखने का भरपूर टाइम दूंगा तुमको, ठीक है? पूरे 2 मिनट दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 2 मिनट भरपूर होता है, इधर फोकस करो, ठीक है? सबसे पहले सर किसकी मजबूरी? मैंने कहा उनकी मजबूरी। किसकी मजबूरी? उनकी मजबूरी। सर उनकी कौन? जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनकी मजबूरी। इसको क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर इसमें क्या मजबूरी है? मैंने कहा इसी के अंदर सबसे बड़ी मजबूरी है ये कि यहां पे ना जजमेंट इन्वॉल्व है, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ओहो हो, क्या राइमिंग है। जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। चाहे आप अकाउंटिंग पॉलिसी पकड़ लो, चाहे आप अकाउंटिंग एस्टीमेट पकड़ लो, हर जगह मैनेजमेंट की जजमेंट है। और जब जजमेंट है तो भाई सिंपल सी बात है, तुम भी सही हम भी सही, कोई ना कोई कुछ भी सोच के कुछ भी जजमेंट बना लेता है। अब सिंपल बात समझना, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता और उसके कम नंबर आते हैं, ध्यान से समझना, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता और कम नंबर लेके आता है उसकी क्या जजमेंट बन जाती है? सीए तो बड़ा ही टफ कोर्स है,
सीए तो बड़ा ही टफ कोर्स है, ये तो बहुत ही मुश्किल से क्लियर होता है। जो बच्चा पढ़ के जाता है और निकाल लेता है सीए का एग्जाम, उसको क्या लगता है सर? उसको लगता है सीए तो बड़ा ही अच्छा कोर्स है। क्या दोनों की जजमेंट गलत है? मैंने कहा नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। जिसको टफ लगा उसकी जजमेंट भी ठीक है, जिसको इजी लगा उसकी जजमेंट भी ठीक है। यानी क्या मैं ऐसा बोल दूं, जहां भी जजमेंट होगी वहां तुम कुछ सही गलत का वो नहीं कर सकते डिसीजन? हाँ। सो वेन एवर देर इज अ जजमेंट बाय मैनेजमेंट, क्या ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट की जजमेंट गलत हो जाए? जो मैनेजमेंट ने आज अनुमान लगाए, जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाए, उन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो एक्चुअल है, ध्यान से समझना, उन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो एक्चुअल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है सर। तो यही बात आपने समझनी है। मैनेजमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ जजमेंट। सर जजमेंट किन किन चीजों को लेके? दे मेक जजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट, दे मेक जजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्लस डिस्क्लोजर में भी कई बार इनकी जजमेंट होती है कि क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है क्या नहीं। तो क्या यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं? जल्दी से बताओ, क्या यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के जो चांसेस हैं, डू दे इंक्रीज और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो, फटाफट बता दो। इफ इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, डोंट यू थिंक यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट सकती है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे? यस सर। तो ये कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है, ये कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। तो पहली मजबूरी किसकी है सर? उनकी मजबूरी। अब आ जाओ दूसरी मजबूरी पे। दूसरी मजबूरी किसकी है सर? दूसरी है हमारी। हम कौन? हम हैं ऑडिटर। हम हैं ऑडिटर। हमारी मजबूरी भी सुनो साहब। मैंने कहा हमारी मजबूरी क्या है सर? वी एज अ ऑडिटर, यस यस यस, वी एज अ ऑडिटर, यस यस यस, क्या यस यस यस? वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन। हम कहीं ना कहीं 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू 100% टेस्टिंग। क्यों? बड़ी बड़ी लिस्टेड एंटिटीज में हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं। हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को चेक करने में कितना टाइम जाएगा सर? कम से कम 1000 दिन तो लगेंगे, कम से कम 1000 दिन तो लगेंगे। एक दिन में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी चेक करी तो 1000 दिन तो लगेंगे। 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन है, और अगर तुमने एक दिन में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी चेक करी तो 1000 दिन लगेंगे। क्या तुम्हारे पास 1000 दिन है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में चेक करने के लिए ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं सर। तभी मोदी जी कह रहे हैं कि हमको ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और आईसीआई भी अब बनाने में लगा हुआ है। तो तुम्हारी बारी आने वाली है सीए बनने की, फटाफट रेडी रहना। तो आर यू पीपल रेडी टू टेक चेक 100% ट्रांजेक्शन? नहीं, इस चीज के लिए रेडी नहीं है, इस चीज के लिए रेडी नहीं है। 100% चीजें चेक नहीं कर सकते। वेरी गुड। अब मुझे एक बात और बता दो, 100% तो चेक नहीं कर सकते, बट जो आप चेक करोगे, जो आप चेक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? सर मैनेजमेंट देगा। उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देगा। एंड मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट हो सकता है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही ना। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। मुझे बताओ मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देगा? मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड है जो एफ से शुरू होता है और डी पे खत्म होता है। बता दो जल्दी से, मजा आ जाएगा। Why do you think management may not provide us with the complete information? क्या मस्त चीज है ना, ऐसे खेलेंगे हम, पता है, पूरे ऑडिट बैच में। मैं ऐसे आपको एक एक वर्ड दूंगा, ऐसे स्टार्ट यहां से होता है, एंड यहां पे होता है, तुम बताना क्या है। इशिका, वृंदा, सबने एकदम सही जवाब दिया सर। क्या? फ्रॉड। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकता है। एंड फ्रॉड इज अ, मैं प्यार से इसको बोलता हूं, क्या बोलते हो सर? यहां लिखूं? हाँ सर, यहां लिख दो। सोची समझी साजिश। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोची समझी साजिश।
सोची समझी साजिश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? संदेश ने एकदम सही जवाब दिया, सौंदेश। सौंदेश कहता है सर इट इज अ sophisticated and carefully organized scheme। ये कहीं ना कहीं sophisticated and carefully organized scheme होती है। ओ, तो मेरा आप सबसे एक और सवाल, तो पकड़ लो। अगर तुमको लग रहा है फ्रॉड है तो पकड़ लो। क्या तुम फ्रॉड पकड़ सकते हो? मैंने कहा नहीं, हम कहीं ना कहीं फ्रॉड नहीं पकड़ सकते। क्यों? सर सबसे पहले तो हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। दूसरा, जो हम चेक करते हैं उसमें मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैंने कहा क्यों नहीं देता? क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड है। अब सारे बच्चे बताओ क्यों आप फ्रॉड नहीं पकड़ सकते? क्यों आप फ्रॉड नहीं पकड़ सकते? बता दो ना, तो मजा आ जाएगा। अथॉरिटी नहीं है। चेमे लिख, क्या चेमे क्या लिखा है? स्कीम लिख रहे थे। अच्छा ये एस रह गया, चेमे आ गया। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। अहमद राजा लाला, क्या बात बोल डाली सर। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। हम पकड़ना चाहते हैं, हमें मौका तो दो। हम करना चाहते हैं, मौका तो दो। हम फ्रॉड को पकड़ना चाहते हैं, मौका तो दो बाबा। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। आपका जो ऑडिट है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो अभी पकड़ के दिखाते हैं फ्रॉड को, बट तुमने हमको वो पावर ही नहीं दी। जो पावर्स होती है इन्वेस्टिगेटर के पास, दया दरवाजा तोड़ दो, हम तो मे आई कम इन करके अंदर घुसते हैं। तो हमारे पास वो पावर ही नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर सके। सौम्या कहती है ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग का क्या मतलब है? वॉच डॉग का मतलब है चुपचाप कोने में खड़े होकर देखते रहो क्या चल रहा है, ठीक है? उस पर ध्यान रखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ब्लड हाउंड नहीं है। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मतलब एकदम खूंखार डॉगी, जो मतलब हर किसी पे झपट्टा मारता। नहीं, हम एकदम प्यारे, मैं तो बोलने में भी अजीब लग रहा है, हम प्यारे डॉगी हैं, ठीक है? वी आर अ वॉच डॉग, जो बस ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये बस बात आपने समझ के चलनी है, ठीक है? ठीक है सर। तो आपको ऑडिटर की मजबूरी समझ आई या नहीं आई? डिड यू अंडरस्टैंड द फ्लो और नॉट? क्या इसमें कोई रट्टा लगाना है क्या? नहीं सर, एकदम लॉजिकली चलना है। 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो चेक कर रहे हैं वहां भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? फ्रॉड है, एंड फ्रॉड इज अ सोची समझी साजिश। बोलो मेरे साथ, सोची समझी साजिश। तुम बोलते क्यों नहीं हो? हैं? क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, सोची समझी साजिश। सर सोची समझी साजिश का क्या मतलब है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो पकड़ लो, तो पकड़ लो। अब तुम कहते हो कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। क्या ये सारी बातें समझ आ रही है या नहीं? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ऑडिट और नॉट? प्लीज मुझे बताओ ना, बताओ ना, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, यस सर, ऑसम। तो दो मजबूरियां हो गई सर। क्या उनकी मजबूरी? अगली मजबूरी क्या थी? मैंने कहा हमारी मजबूरी। एक उनकी मजबूरी, एक हमारी मजबूरी। अब सर तीसरा क्या है? तीसरा वाला भी बड़ी प्यारी बात करता है, इधर फोकस करना। ये कहता है सर, लाइन थोड़ी बड़ी है, पहले लिख लेते हैं। टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब समझ के चलना सर ये क्या कहता है। टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? इधर देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। जिन जिन बच्चों ने ऑडिट में आर्टिकलशिप करी है, ठीक है, एक बात बताना, क्या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एवरी ईयर करना कंपलसरी है? इज इट रिक्वायर्ड टू बी डन एवरी ईयर? मैं कहता हूं आर्टिकलशिप भी छोड़ो, आर्टिकलशिप भी छोड़ो। आपने यहां पे सीए इंटर में एक ऐसे पढ़ रखा है सर, ऐसे 330 करके, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं तुमको याद नहीं है, मैं तो इसीलिए मैं बस रेफरेंस देके समझा रहा हूं। सीए इंटर में हमने ऐसे 330 पढ़ा। उसने कहा टीओसी जो है क्या वो एवरी ईयर करना होता है? आंसर इज नो। इट इज टू बी डन वंस इन
3 years। कहीं ना कहीं 3 साल में एक बार तो आपने करना ही होता है। ठीक है, समझ गए सर। अब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं जो हमारा ऑडिटर है, कहीं ना कहीं जो हमारा ऑडिटर है सर, इसके पास क्या था? इसके पास ना शॉर्टेज थी। लेट्स से शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। ओ, अब क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर थी और इसने लास्ट ईयर ही कंपनी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे, इसने एंटिटी के प्रोसेसेस को चेक किया था अगले पिछले साल ही। तो इसने इस साल क्या किया? दिस ईयर ही स्किप्ड द टीओसी। कहीं ना कहीं इसने इस साल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करे, इसने इस चीज को स्किप कर दिया। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो भी सुन लो। एंटिटी के इस बार कंट्रोल्स में चेंज हुआ है। एंटिटी के इस बार कंट्रोल्स में चेंज हुआ है। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर थी, क्या ये जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर थी, इसकी वजह से इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल खराब हो गया? क्या शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल खराब हो गया? हाँ सर, खराब हो गया। और मैं एक बात बोलूं, हाँ सर एक बात बोलो, क्या आपको नहीं लगता जो चीज पिछले साल आपने चेक करी, इस साल वो खराब हो जाती है? इस साल वो खराब हो जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी मम्मी घर पे सब्जी बनाती हैं, तुमसे थोड़े देसी एग्जाम्पल में बात करते हैं, जब भी मम्मी घर पे सब्जी बनाती है तो सब्जी अच्छी कब बनती है? जब मम्मी जो टमाटर लेके आए वो एकदम फ्रेश फ्रेश टमाटर हो। यानी सुबह सुबह जब वो टमाटर वाला आता, टमाटर ले लिया, एकदम लाल लाल बढ़िया बढ़िया टमाटर, चमकीले टमाटर ले लिया, वो वाले जो टमाटर से सब्जी बनती है वो अच्छी बनेगी, या एक हफ्ते पहले जो टमाटर लिए उससे सब्जी अच्छी बनेगी? बता दो जल्दी से। सुबह वाले टमाटर से सब्जी अच्छी बनती है या एक हफ्ते पहले वाले? दोनों में से कौन सा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? बता दो। विच टमाटर डू यू थिंक इज बेटर? ऑब्वियसली सुबह वाले फ्रेश फ्रेश टमाटर से सब्जी बेटर होती है। तो जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, सर एग्जाम्पल में क्या था? मैंने कहा एग्जाम्पल में कुछ नहीं था। एग्जाम्पल में मैं बस आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। एक सेकंड, यहां से लें, हाँ यहां से लेते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं आज भी रेलिवेंट हो सकता है टाइम के साथ साथ उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सर क्या होता है? रेलिवेंस कम होती है। ओहो हो, और जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है वो कम होती है। तो सर इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। relevance of the information, thereby its value, it tends to diminish। ये कहीं ना कहीं कम होती जाती है over a period of time। relevance of information, thereby its value tends to diminish over a पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू, इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस क्या होती है सर? कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? मैं आपको बताऊं ना, बच्चे ऑडिट का रट्टा लगा के पहुंच जाते एग्जाम में, पूरा रट्टा लगा के जाते हैं। अब आईसीआई कहता है आके दिखाओ, बिना समझे हमारे एग्जाम में आके दिखाओ। जिस स्पीड से आओगे उसी स्पीड से वापस भेजेंगे 6 महीने साथ में। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिकॉज क्या है ना, इस लाइन का रट्टा लगाना बहुत ईजी है। रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देयरबाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो गया तुम्हारा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। प्लीज टेल मी। संदेशे आते हैं, टन 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 टन। Got it or not? Yes or no? Yes sir. Now comes the last point and sir ये last point क्या कहता है? ये last point क्या कहता है? It talks about some other matters. Oh, अब ये other matters क्या है सर?
अब ये अदर मैटर्स क्या हैं ये मैं आपको नीचे बताता हूं। आई थिंक यहां पे बताना बेटर रहेगा। इसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, एंड उसके बाद हम ब्रेक पे भी चलेंगे, ब्रेक से वापस भी आएंगे। बस ये लास्ट चीज और एक मेरे साथ आप समझो, ठीक है सर? अब सर ये अदर मैटर्स क्या हैं ये भी हमको बताओ। ये कहता है अदर मैटर्स, आप ऐसा समझ सकते हो ये कुछ एरियाज हैं, ये कुछ एरियाज हैं जिनको ऑडिटर टेस्ट करता है। एंड यहां मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो छूटती है ना हमसे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के जो चांसेस हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज है, दैट इज वेरी हाई। फील समझना टॉपिक की। कुछ ऐसे अदर मैटर्स हैं, दैट इज द एरियाज जहां मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर कौन कौन से एरियाज हैं सबसे पहले समझना, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है सर? ये कहता है 4 अदर मैटर्स हैं। सबसे पहला मैटर कौन सा है सर? फ्रॉड। ओ, अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड दिमाग खराब करेगा? अगर कोई एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है या मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा, अगर एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो मैनेजमेंट पकड़ लेगा। बट अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो इसको कौन पकड़ेगा? इसको कौन पकड़ेगा? देखो, नीचे वाला फ्रॉड करता है तो ऊपर वाला पकड़ सकता है, एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो मैनेजमेंट पकड़ सकता है, बट अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो इसको कौन पकड़ेगा? सर बड़ा टफ काम है। तो ये कहता है जो फ्रॉड होता है ना, वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। एम्प्लॉय वाला नहीं, मैनेजमेंट वाला फ्रॉड, एम्प्लॉय वाला नहीं, मैनेजमेंट वाला फ्रॉड। मैंने कहा वेरी गुड। और अगेन मुझे एक बात बताना, एक सिंगल बंदा फ्रॉड करेगा तो उसको पकड़ना मुश्किल है, या फिर ढेर सारे लोग मिलके फ्रॉड करें? ढेर सारे लोग मिलके फ्रॉड करें यानी देयर इज अ कॉल्यूजन, इसको पकड़ना मुश्किल है। ये भी बता दो, ये भी बता दो। मैनेजमेंट में बच्चे कह रहे सर सीनियर मैनेजमेंट लिख दो, ठीक है सर। सिंगल बंदे को पकड़ना टफ है या ढेर सारे लोगों ने मिलके षड्यंत्र रचा और फ्रॉड किया? सबने एकदम सही कहा सर, सिंगल बंदा तो पकड़ा जाता है, सिंगल बंदा तो पकड़ा जाता है, बट अगर यहां कॉल्यूजन हो जाए, सब लोग मिलके फ्रॉड करें तो पकड़ना टफ हो जाएगा। तो फ्रॉड में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट और कॉल्यूजन वाला जो फ्रॉड है ये पकड़ना टफ होता है, ठीक है सर? अब एक बात बताओ, जनरली ऑडिट की कथा में, जनरली ऑडिट की कथा में जब भी फ्रॉड का नाम आता है, एक नाम और आता है जो स्टार्ट होता है आर से, और सर इसका जो सेकंड वर्ड है वो खत्म होता है वाई पे। बताना कौन कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूं मैं? सेकंड वाला भी बता दो तो मजा आ जाए। आर से शुरू होता है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड खत्म होता है वाई पे। विच वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट? सबने एकदम सही बोला सर, रिलेटेड पार्टी। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सर किसकी? अरे रे रे ये क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी। जो हमारी रिलेटेड पार्टी, इधर ही आ जाओ यार, कहां तक पहुंचेंगे? जो हमारी रिलेटेड पार्टी है, इसको लेके आपने एफआर में क्या सीखा है मुझे बताओ ना। इसको लेके आपने एफआर या अकाउंट्स में क्या सीखा है? सर हमने ये सीखा है जो भी रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप्स होती हैं, जो भी रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप्स होती है, जो भी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन होती हैं, इसका क्या होना चाहिए सर? इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बट एक बात बताओ, हमको कैसे पता लगेगा कौन रिलेटेड पार्टी है? हमको कैसे पता लगेगा कौन रिलेटेड पार्टी है? हाँ सर, इट इज वेरी टफ। किसी कंपनी के सिर के ऊपर थोड़ी लिखा होता है कि मैं रिलेटेड पार्टी हूं। हाँ सर, नहीं लिखा होता। तो डोंट यू थिंक कि ऐसा हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी स्किप हो जाए, हमसे कोई रिलेटेड पार्टी छूट जाए, और क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी छूट जाएगी तो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह सकती है डिस्क्लोजर को लेके? हाँ सर। तो अगर आपसे कोई रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर रह गया, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपसे कोई रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर स्किप हो गया तो इससे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इंड AS 24। वेरी वेरी गुड। अगला पॉइंट सर क्या कहता है? अगली बात कहता है नो क्लार। अब ये नो क्लार की फुल फॉर्म क्या है?
What do you mean by NOCLAR, sir? NOCLAR means non-compliance. Non-compliance with laws and regulations. जो एंटिटी के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं? नॉन कंप्लायंस हो रही है तो होती रहे, हमें एज अ ऑडिटर क्या फर्क पड़ता है? क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर कोई कंपनी लॉ से कंप्लायंस नहीं करेगी तो? नॉट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, हमको क्या लेना देना? हमको क्या लेना देना? फैक्ट्री में उन्होंने चाइल्ड लेबर रख रखे हैं, फैक्ट्री में उन्होंने चाइल्ड लेबर रख रखे हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना? रखो ना चाइल्ड लेबर। अब उनकी फैक्ट्री धुआं छोड़ती है, वातावरण में प्रदूषण करती है तो करने दो। संदेश कहता है सर पीनल प्रोविजन, अथर्व कहता है पेनल्टी लगेगी, कोंगोला कीर्ति कह रही है पेनल्टी लगेगी। वेरी वेरी गुड। अब आए ना तुम लाइन पे, अब आए तुम लाइन पे, फालतू की बातें कर रहे थे, कहते कि वो ट्रू फेयर। कहां का ट्रू फेयर? सीधा सीधा बोलो कि सर अगर नॉन कंप्लायंस करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, अगर पेनल्टी लगेगी तो इसका प्रोविजन बनना चाहिए, अगर प्रोविजन नहीं बना तो फिर सर क्या होगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दिल पे हाथ रख के बताओ एक कंपनी पे कितने लॉ लगते हैं? सर सीए कोर्स में ही आपने कम से कम 15 से 20 लॉ पढ़ लिए, सीए कोर्स में ही आपने 15 से 20 लॉ पढ़ लिए, मुझे तो लगता है ज्यादा ही पढ़े होंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होते हैं, ऐसे ऐसे लॉ गिनवाऊंगा तुमको लगेगा ये भी होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, लेबर एक्ट होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, बहुत सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। अब मुझे बताओ क्या सबकी कंप्लायंस तुम चेक कर सकते हो? नहीं सर, हम सिर्फ उन्हीं की कंप्लायंस चेक कर सकते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। तो बाकियों की नॉन कंप्लायंस आपसे छूट सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई नॉन कंप्लायंस कर रखी हो जिसका पेनल्टी का ऑर्डर भी आया हो और आपको पता ही ना चले। क्या कोई तरीका है तुम्हारे को पता करने का? इधर आओ, एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा सिंपल है। कल मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है सर, आप गाड़ी चला रहे थे। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो उसी टाइम पे सर क्या हुआ? उसका कॉल आ गया। वाह सर, उसका कॉल आ गया तो फिर मैंने कहा सिंपल सी बात है, गाड़ी पे ध्यान दूंगा या कॉल पे? कॉल पे। तो मैंने कॉल उठा लिया। जैसे ही कॉल उठाया ट्रैफिक वाले ने देखा। अब ट्रैफिक वाले ने मेरे ऊपर चालान लगाया 1000 रुपए का। ट्रैफिक वाले ने चालान लगाया 1000 रुपए का। मेरे पापा को कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, मेरे पापा को कैसे पता चलेगा वो 1000 रुपए का मेरे ऊपर चालान लगाया? दिल पे हाथ रख के बताना बस किया तो। हु विल टेल कि 1000 रुपए का चालान लगाया? नहीं बनाया मैंने तो प्रोविजन, अभी तक मेरे को पेमेंट देनी ही नहीं है, इट इज नॉट येट ड्यू, मैंने दिखाया ही नहीं। बता दो भाई, हिम्मत है तो। सर हिम्मत मत बोलो, बता देंगे। कैसे बता देंगे? मैसेज का क्या मतलब है? मैसेज तो मेरे फोन पे आएगा ना यार। तो भाई तुमको थोड़ा सा तो बेसिक लगाओ। जिसका कॉल आया था वो बताएगी। अरे वो पागल है, क्यों बताएगी वो? और उसको तो पता भी नहीं चालान हुआ। मैं तो उसको बोला थोड़ी देर फोन रखो, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। अब बताओ, चालान का एसएमएस मेरे फोन पे आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मेरा पैसा है। और डेबिटेड कैसे? ऐसे डेबिट नहीं होता। एक तो तुमको ना चालान के रूल्स नहीं पता। चालान में हमेशा ऐसा होता है मुझे जाके वेबसाइट पे करना है। मैंने पे किया ही नहीं, मैंने पे किया ही नहीं। अंजलि कह रही है मैं बताऊंगी। अंजलि नालायक, क्यों बताओगी तुम? तो तुमको सिंपल सी बात समझनी है, जब भी नॉन कंप्लायंस होती है और कोई पेनल्टी का नोटिस है तो मैनेजमेंट उस नोटिस को ड्रॉर में छुपा सकती है। मैनेजमेंट उस नोटिस को छुपा सकती है और ऑडिटर को कभी पता नहीं चलेगा। तभी यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तभी यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। एक तो लॉज इतने सारे हैं, किसी की भी नॉन कंप्लायंस हमसे छूट सकती है। और मान लो नॉन कंप्लायंस अगर हम ढूंढना चाहे भी तो मैनेजमेंट छुपाने की कोशिश करेगी। क्या आपको फील आ रही है या नहीं? हाँ सर, आपकी गाड़ी उठा लेंगे ना। अरे यार नलायको, इधर फोकस करो, ठीक है, कार के नंबर पर से। अब इधर आओ, फोकस करो इधर। लास्ट पॉइंट क्या है सर? लास्ट पॉइंट इज योर गोइंग कंसर्न। लास्ट पॉइंट इज योर गोइंग कंसर्न। अब सर गोइंग कंसर्न की बात कैसे करेंगे? इधर देखो तुम,
पटेल कह रहे हैं सर गाड़ी का नंबर डालते तो चालान का पता चलता है। इधर आओ तुम, इधर आओ। मैनेजमेंट के पास 50 गाड़ियां हैं, 500 गाड़ियां हैं, सबके गाड़ी के नंबर डाल डाल के चेक करोगे एज ऑडिटर किस किस के चलान आया है? हाँ सर, इतना तो नहीं काम कर सकते। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, सो कंट्रोल, नाउ फोकस ऑन गोइंग कंसर्न। अब सर ये गोइंग कंसर्न क्या है? AS1 ने क्या बोला था सर? AS1 ने बोली थी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, यानी जो गोइंग कंसर्न है वो हमारी क्या है? इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ओ, अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है तो एक बात बताओ, इधर देखो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एंटिटी पे एक बहुत बड़ा पेनल्टी का ऑर्डर आया है। मान लो एंटिटी पे एक बहुत बड़ा पेनल्टी का ऑर्डर आया कि अगर ये पेनल्टी पे करी तो एंटिटी का दिवालिया निकल जाएगा, और ये पेनल्टी के ऑर्डर के बारे में तुमको पता ही नहीं है। ये पेनल्टी के ऑर्डर के बारे में एंटिटी ने तुमको बताया ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी गलत हो सकती है? क्या एंटिटी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी गलत हो सकती है? हाँ सर, अलग गलत हो सकती है, और ये चीज भी हमसे छूट सकती है। तो जो गोइंग कंसर्न है ना, हमको तो लग रहा है एंटिटी गोइंग कंसर्न है, हमको तो लग रहा है ये अपने जो क्या कहते हैं उसे ऑपरेशंस हैं इनको कंटिन्यू करेगी फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। बट ऐसा भी तो हो सकता है यहां पे दिक्कत हो जाए। हाँ सर, तो कहीं ना कहीं देयर कैन बी फ्यूचर इवेंट्स, देयर कैन बी फ्यूचर इवेंट्स जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ही, जो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस को ही गलत प्रूव कर दे। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशंस ही गलत हो गई तो क्या यह भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? हां, यह भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो क्या ये चारों बातें तुमको समझ आई? ये चारों गंभीर बातें समझ आई या नहीं आई? गौतम गंभीर, इधर देखो, चारों बातें समझ आई? हाँ सर। फ्रॉड, इसको रिलेशन ध्यान रखना, मैं समझाता हूं। फ्रॉड, फ्रॉड जनरली किसके साथ होता है? रिलेटेड पार्टी। अगर आप फ्रॉड करोगे तो आप लॉ से कंप्लाई कर रहे हो या नॉन कंप्लायंस? सर नॉन कंप्लायंस। और जैसे ही नॉन कंप्लायंस करी, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। प्लीज टेल मी, आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर और नॉट? फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करोगे तो क्या होगा? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एंड इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। तो बस तुमने ये चार बातें ध्यान रखनी। नितिन कह रहे लास्ट पॉइंट, नितिन समझो ना, मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए। हाँ सर। अब अगर कल को जाके कोई फ्यूचर इवेंट होता है जिससे गोइंग कंसर्न ही गलत प्रूव हो जाती तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है, बट हाँ, उससे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको स्क्रीन दिखाता जाऊंगा, एक एक मिनट देता जाऊंगा। 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू फॉर नोटिंग इट डाउन। यहां से आप इसको ऊपर से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। चलो, ट्वेंटी सेकेंड्स फॉर राइटिंग द हेडिंग, राइट इट फास्ट। वन मिनट, राइट, उनकी मजबूरी।
This part is done. Please confirm me in the chat box. Awesome. अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे. ये लिखा है 100% टेस्टिंग नहीं करेंगे. ठीक है, ये पी नहीं है, ये पहला पॉइंट है कि यू कैन नॉट डू 100% टेस्टिंग. ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं. दिस वाला पार्ट डन. ऑसम. अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे विच टॉक्स अबाउट दिस. थर्ड पॉइंट पे आ जाओ सारे बच्चे. टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग. राइट इट फास्ट. 30 seconds I am giving you. Be fast. TOC का मतलब है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स.
यार कैसे नहीं पता यार, इंटर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो पता रहता है यार, ये तो हद ही हो गई यार। आई एम स्टर्न्ड भाई साहब। हरिओम। तरुण, तुम्हारी जो बातें हैं हम ऐसे 570 में कवर करेंगे, ठीक है? आज ही पूरे क्लास खत्म नहीं कर देंगे हम, 570 में बातें होंगी ये सारी डिटेल में। कह रहे दुख हो गया सर। और ये लास्ट वाला क्या है? अदर मैटर्स। लास्ट वाला है अदर मैटर्स, ठीक है सर। अब आप जज कर रहे हो? अच्छा, मतलब मैं जज भी नहीं कर सकता? ये तो हद ही हो गई भाई। कह रहे आप जज कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकता जज? हैं, क्यों नहीं कर सकता जज? हक है पूरा मुझे जज करने का यार। मतलब ये तो ठीक है यार। हो, गलती भी तुम करो, जज भी ना करूं मैं। वेरी वेरी गुड। अच्छा, इन सब चीजों के आगे ना इनके एसेज लिखते जाना। फ्रॉड के आगे लिख देना एसे 240, रिलेटेड पार्टी के आगे एसे 550, क्योंकि यहां पे ना मैं वापस ये बात उठाऊंगा। एसे 250 एंड गोइंग कंसर्न के आगे एसे 570। क्लियर है बॉस? जल्दी से बताइए। एवरीवन डन विद द नोटिंग एंड ऑल? डन सर। चलो भाई, ब्रेक पे भागते हैं फटाफट। भूख लग रही है। फ्यू सेकेंड्स प्लीज। कोई बात नहीं, मैं यही स्क्रीन लगा के जा रहा हूं, मैं यही स्क्रीन लगा के जा रहा हूं, तुम लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक पे चलेंगे सर। कितनी देर के ब्रेक? 15 मिनट्स ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक हम सब डिजर्व करते हैं। इतनी बढ़िया भारी पढ़ाई करी है, बढ़िया वाली, मजे ले लिए पूरे के पूरे। 15 मिनट्स का ब्रेक है। एंड सर कब मिल रहे हैं हम? 9 नहीं 8:55, 8:56 करते हैं चलो। 8:56 PM AM। क्या हो गया सर? 8:56 AM पे अपन मिलेंगे, ठीक है? चलो।